दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत वाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह कहना चाहूँगा कि संस्कृत विषय का यूज जो है दैनिक जीवन में बहुत कम होने की वजह से यह विषय हमें बहुत ही मुश्किल से समझ में आती है। तो इसलिए हम इस विषय को इस तरह से तैयार करना है ताकि परीक्षा में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों के परिवेश में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जैसी भाषाएं सर्वाधिक मात्रा में बोली जाती हैं और संस्कृत दैनिक जीवन में बहुत कम प्रयोग होता है। और यह कम प्रयोग होने की वजह से हमें यह मुश्किल और बहुत ही कठिन लगती है। तो जो भी संस्कृत से बातें संबंधित हैं उसको हम एक नॉर्मल वे में, यानी उसके जो मूल जो तथ्य हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे तो ये भाषा भी आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। और हम ये भी देखते हैं कि संस्कृत का जो यूज होता है ये वर्तमान में टीचिंग परीक्षा से ही संबंधित है। टीचिंग परीक्षा में ही संस्कृत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें इसके मूल आधार को ही समझ के पढ़ना है जिससे परीक्षा में हम बेहतर कर सके। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत में आज के वीडियो में वाच्य के बारे में। वाच्य के बारे में हम बात करेंगे। इसको इंग्लिश में हम वॉइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस भी कहते हैं। तो वाच्य अर्थात वॉइस, देखिए हम इसको तो रिलेट करके समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा कि संस्कृत के जो मूल बिंदु हैं वो आसानी से हमें समझ में आ सके। तो इसको समझने के लिए देखिए संस्कृत में जो वाच्य है इसको इंग्लिश में हम वॉइस के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए इसका थोड़ा सा कंसेप्ट ये है कि इंग्लिश में होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यही मूल एक सेंटेंस के लिए मूल आधार होता है। तो हम बात यहाँ करेंगे कि जब वाच्य में हमें परिवर्तन करना होता है वाच्य में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ वॉइस के अंतर्गत हम दो चीजें पढ़ते हैं। क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा क्या चीज होता है? दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक, तो इसी तरह ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का जो फॉर्म होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब इसका हम पैसिव वॉइस में रूपांतरण करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसके बाद से वर्ब आ जाता है। वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है, ये तो अलग बात है। लेकिन ये जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है, यानी सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है। यहाँ पे बाई लगता है प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट ये फॉर्म आ जाता है। ठीक, देखिए यही कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट
वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट ये फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और वर्ब जो का त्यों रहता है, उसका से सब्जेक्ट उस साइड चला जाता है। यही इंग्लिश में दिया रहता है वॉइस के अंतर्गत शुरुआत में। उसी कंसेप्ट पे, इसी के कंसेप्ट पे हम हिंदी और संस्कृत में भी पढ़ते हैं, ठीक वाच्य। तो हम यहाँ पे बात करेंगे संस्कृत विषय के बारे में कि वाच्य में क्या क्या चीजें दिया होता है। तो यहाँ पे यह सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता हो गया, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे हम, कर्म, और वर्ब क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे भाव, भाव बोलते हैं, ठीक। इतनी बातें महत्वपूर्ण है जिसको हम समझ लिए। क्या समझ लिए कि वाच्य तो इंग्लिश में हम देखेंगे तो वॉइस बोलते हैं। वॉइस के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस का जो फॉर्म होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, सेंटेंस का जो आधार होता है, मूल आधार। और उसी को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका रूप जो फॉर्म होता है सेंटेंस का वो चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले यूज होता है, उसके बाद से वर्ब, उसके बाद से सब्जेक्ट, ठीक। तो कहने का मतलब कि इसी के बेस, इसी के कंसेप्ट के आधार पे हिंदी भाषा में हो या संस्कृत भाषा में वाच्य के मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे इसी के आधार पे, ठीक। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट यानी कर्ता हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, और वर्ब यानी क्रिया। क्रिया को हम क्या बोलेंगे, भाव बोलते हैं, ठीक। क्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो भाव बोलते हैं। इस तरह हम ये इंग्लिश के जो पैटर्न है, इसी पैटर्न पे हम वाच्य को पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए वाच्य के बारे में हम कहेंगे कि वाच्य के बारे में हम कहना चाहेंगे सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि वाक्य को इसकी परिभाषा के तौर पे हम कह सकते हैं, परिभाषा कि वाक्य को वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके अंतर्गत वाच्य के तीन भेद होते हैं। क्या चीज, वाच्य के भेद। तो वाच्य के या प्रकार कह लीजिए, वाच्य के प्रकार होता है। तो वाच्य के प्रकार की हम बात कर रहे हैं तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। यानी इतनी बातें हम समझ लिए कि वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। और वाक्य के कहने की विधि को हम क्या बोलते हैं, संस्कृत में वाच्य कहते हैं, ठीक। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण थी। अब इसके बाद हम देखेंगे, तो इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे यहाँ पे। तो वाच्य में हम एक चीज और देख लेंगे
वाच्य में हम एक चीज बताए हैं कि पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है भाववाच्य। कृतवाच्य में क्या प्रधान होता है, कृतवाच्य में कर्म प्रधान होता है, सॉरी कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। अच्छा, यहाँ पे भाव का अर्थ, भाव का अर्थ है क्रिया, यानी भाव का अर्थ क्या है, तो वर्ब है। वर्ब मन क्या होता है, क्रिया होती है। ठीक, इतनी बातें हम देख लिए कि जब वाच्य में तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य जो होता है इसमें कर्ता प्रधान होती है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य में क्या प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है। तो जिस और भाव का अर्थ क्या होता है, क्रिया होती है। ठीक, उसके बाद से हम फिर बात करेंगे यहाँ पे कि अब यहाँ पे हम इस तीनों के जो वाच्य के तीन प्रकार हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इस तीनों के बारे में हम सीरियल रूप से पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कीर्तिवाच्य। देखिए कीर्तिवाच्य के वाक्यों में हम बात करेंगे। तो यहाँ से मेन मेन पॉइंट जो है नोट कर लेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा कि कीर्तिवाच्य में देखिए कीर्तिवाच्य क्या क्या चीज होती है, इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। तो कीर्तिवाच्य में जो होता है कर्ता प्रधान होता है, और एक चीज यहाँ नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है कि कृतवाच्य में इसमें कर्ता प्रधान होता है, आज जो भी चीजें प्रधान होती है, एक चीज दूसरा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे कि वाक्य में जो प्रधान होता है, क्या चीज, वाक्य में जो प्रधान होता है वाक्य में जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति यूज होती है। कौन सी विभक्ति, तो उसमें प्रथमा विभक्ति यूज होती है। उसमें प्रथमा विभक्ति आती है,
अर्थात इसमें कर्ता प्रधान है तो कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा विभक्ति आएगी। वाक्य में जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति, अर्थात यहाँ पे लिख लेंगे, अर्थात यहाँ पे इसीलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, प्रथमा उसके बाद से फिर हम तीसरा नंबर पे बात करेंगे। देखिए तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पे तो कि कर्ता के अनुसार कर्ता के अनुसार क्रिया क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है। किसके अनुसार? तो देखिए ये सेंटेंस है, अर्थात कह सकते हैं कि ये प्रथमा विभक्ति होगी तो इसी के अनुसार क्रिया का पुरुष तथा वचन, अर्थात कह सकते हैं क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार होता है। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार होता है। देखिए इतनी बातें महत्वपूर्ण थी और हम इसको समझ लेते हैं। पहले 3 लाइन और आगे भी देख लेंगे। तो कृतवाच्य में इसको हम ए मान लेते हैं यदि, तो कृतवाच्य में क्या हो जाएगा? कृतवाच्य वाक्यों में इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता प्रधान होता है। वाक्य में जो प्रधान होता है, जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति यूज होती है। कौन सी विभक्ति? तो प्रथमा विभक्ति यूज होती है। अर्थात कर्ता प्रधान है तो क्या यूज होगा? कृतवाच्य में तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति यूज होगी। ऑब्जेक्ट यानी कर्मवाच्य है तो कर्म प्रधान हो जाए तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति यूज यहाँ भी होगी। फिर तीसरा पॉइंट कहता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया यानी भाव का स्वरूप निर्धारित होता है। क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है। किसका स्वरूप? तो क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है। अर्थात क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार होता है। यानी सब्जेक्ट जैसा हो जाए उसी के अनुसार वर्ब यूज हो जाए। ठीक ना? इंग्लिश में होता है ना, जैसा सब्जेक्ट रहता है उसी के अनुसार वर्ब यूज होता है। ठीक वही लाइन है कि क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार होता है। ठीक ना? अब हम बात इसके आगे की बात कर लेंगे। इसके आगे की बात करेंगे। चौथा पॉइंट, देखिए चौथा पॉइंट है कि कृतवाच्य में चौथा पॉइंट है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं। कृतवाच्य वाक्यों में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है
दूसरी बात, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे कृतवाच्य में, तो भाव अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। हमने अभी ऊपर बताया भाव, कि भाव किसके अनुसार, भाव कर्ता के अनुसार होगी। अब देखिए, इसके लिए हम एक चीज समझ लेते हैं। यदि हमारा ये कर्ता है और यहाँ पे क्या है, कर्म है, और यहाँ पे क्या है, हमारा भाव है, भाव अर्थात क्रिया। तो देखिए कृतवाच्य में क्या होगा, तो कृतवाच्य में दिया है कि यदि हमारा कर्ता किसमें हो, प्रथमा विभक्ति में हो, यानी ये हम क्या डिनोट कर रहे हैं, ये विभक्ति को डिनोट कर रहे हैं, किसको, यानी पहला जो है, ये विभक्ति को, ये पहला जो है विभक्ति को डिनोट कर रहा है। ये जो संख्या है, यानी यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, कर्ता डिनोट किसको, तो संख्या को क्या प्रदर्शित कर रहा है, विभक्ति। संख्या किसे पर, संख्या को यानी विभक्ति को हम किससे दिखा रहे हैं, संख्या से। विभक्ति को किससे दिखा रहे हैं, संख्या से। यहाँ पे हमारा यदि प्रथमा विभक्ति हो तो यहाँ पे कर्म क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा, और भाव हमारे क्या हो जाएगा, तो भाव भी पहला विभक्ति में पहला हो जाएगा, पहले के अनुसार हो जाएगा। यानी पहला इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये यहाँ पे लिख लेंगे हम कर्ता के अनुसार। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये भाव है, क्रिया है, किसके अनुसार होगी, तो कर्ता के अनुसार होगी। तो कर्ता यदि प्रथमा विभक्ति में है तो उसी के अनुसार ये भाव होगा हमारा, ठीक। तो ये पूरे कृतवाच्य का यही मूल सारांश है। क्या मूल सारांश है, मूल सारांश यही है कि यदि कर्ता प्रथमा विभक्ति में है तो कर्म हमारा किसमें होगा, द्वितीय में होगा। देखिए यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में है तो कर्म हमारा किसमें होगा, द्वितीय विभक्ति में, और हमारा जो भाव है वो भाव किसमें होगा, तो पहला कर्ता के अनुसार हो जाएगा, यानी वर्ब के अनुसार हो जाएगा। सॉरी, वर्ब करें, भाव हमारा क्या किसके अनुसार हो जाएगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार। यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, कर्ता प्रथमा विभक्ति में है तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से हम बात करेंगे एक चीज और कि कृतवाच्य में कि कृतवाच्य वाक्यों में धातु रूप नियमानुसार आत्मनेपदी उसके बाद से परस्मय पदी तथा उभय पदी में होता है। उभय पदी में यानी
जो धातु रूप हो जा, जो धातु रूप का प्रयोग हो जा, वो धातु रूप किसके अंतर्गत हो जा, या तो आत्मनेपदी हो जा, या तो प्रश्नयपदी हो जा, और या तो उभयपदी में हो जा। लेकिन जब हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में जाएंगे तो वहां पे केवल आत्मनेपदी का यूज ही होता है, ठीक ना। धातु रूप में आत्मनेपदी का ही रूप ज्यादातर मात्रा में होता है, ठीक। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण थी। अब हम इसके बाद बात कर लेंगे ऑब्जेक्ट की, यानी कर्मवाच्य की, ठीक। तो इसे मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कर्मवाच्य वाक्यों में, ठीक। तो कर्मवाच्य के वाक्यों में हम बात करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे तो कर्म में यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे पहले, इसमें कर्म प्रधान हो जा। पहली बात। फिर दूसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे कि कर्म में प्रथमा विभक्ति तो जब कर्म प्रधान हो जाए तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक। और दूसरे बात में हम करेंगे, दूसरी बात हम करेंगे कि कर्म के बाद जो सब्जेक्ट है, कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक। जब ये प्रथमा विभक्ति इसमें हो जाएगा तो कर्ता में क्या हो जाएगा, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे चौथे नंबर पे, तो भाववाच्य में, यानी क्रिया में भाववाच्य में क्रिया में कर्म के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित हो जाए। वहां पे सब्जेक्ट के अनुसार हो रहा था, यानी कर्ता के अनुसार। यहाँ पे किसके अनुसार हो जाएगा, कर्म के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित हो जा, ठीक। उसके बाद से हम ये कर सकते हैं, अर्थात ये भी कर सकते हैं, अर्थात क्रिया का पुरुष तथा वचन, अर्थात क्रिया का पुरुष तथा वचन किसके अनुसार हो जा, तो कर्म के अनुसार हो जा। आखिर कहने का मतलब ये है कि भाववाच्य में जो ऑब्जेक्ट यानी कर्म है, कर्म के अनुसार ही क्रिया का स्वरूप निर्धारित हो गया।
यानी जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार क्रिया का पुरुष तथा वचन का प्रयोग होगा। ठीक, उसके बाद से हम 5वें पॉइंट पे हम बात कर लेंगे यहाँ पे कि हाँ सभी धातुएं आत्मनेपदी में होती है। किसमें? आत्मनेपदी में होती है। अब यहाँ पे हम कुल बातें समझने के बाद हम यहाँ पे बात कर लेंगे। यदि तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एक कर्ता हो गया, ये यहाँ पे कर्म हो गया और यहाँ पे भाव हो गया। देखिए हमने बताया कि जब कर्म प्रथमा विभक्ति यानी एक, इसको एक से हम डिनोट करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट किसमें हो जाएगा? तृतीया विभक्ति में, तृतीया में हो जाएगी। और ये जो भाव हो जाएगा ये किसके अनुसार हो जाएगा? तो यहाँ पे कर्म के अनुसार हो जाएगा, कर्म के अनुसार हो जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है हमारे कि यदि कर्म प्रधान वाक्य है तो उसमें कर्ता क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट में तीसरी विभक्ति होगी और कर्म में पहली विभक्ति और भाव क्या हो जाएगा? ये कर्म के अनुसार हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद से हम बात करेंगे भाववाचक की। अब हम भाववाचक की देखिए, इसको हम एक बार समझ लेते हैं दोबारा कि इसमें कर्म प्रधान होगा। कर्मवाच्य में कर्म में क्या कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। कर्ता में तो तृतीया विभक्ति हो जाएगी। और भाववाच्य में ये कर्म के अनुसार क्रिया का क्या हो जाएगा? स्वरूप निर्धारित हो जाए। और अर्थात क्रिया का पुरुष तथा वचन किसके अनुसार हो जाएगा? तो कर्म के अनुसार हो जाएगा। ठीक ना, इतनी बातें महत्वपूर्ण थी। ये हम कंसेप्ट बता रहे हैं, ओनली कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को यदि आप समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो आपके जो परीक्षा में प्रश्न होंगे वो बहुत ही आसानी से हल हो सकते हैं। ठीक ना, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट भाववाच्य की। तो इसे मिटा दे रहे हैं और भाववाच्य में हम देखेंगे कि भाववाच्य वाक्यों में भाववाच्यों में पहली बात, भाव का क्या अर्थ है? हमने बताया हूं कि भाव का अर्थ है क्रिया। ठीक, उसके बाद से भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? इसमें भाव प्रधान होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे तो देखिए ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में हम बात करेंगे तो भाववाच्य वाक्यों में जो क्रिया होती है, क्रिया हमेशा
एक वचन तथा प्रथम पुरुष में ही प्रथम पुरुष में क्रिया हमेशा एक वचन तथा प्रथम पुरुष में प्रयुक्त हो रही, ठीक ना, यूज हो रही। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो वर्ब है उसमें एक वचन और प्रथम पुरुष ही संस्कृत के अनुसार भाव में भाववाच्य वाक्य में एक वचन तथा प्रथम पुरुष ही क्या हो जाए, प्रयुक्त हो जाए। ठीक, बात हम करेंगे चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे इसमें हो जाएगा कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। और पांचवें नंबर पे हम बात कर लें तो पांचवें नंबर पर इसमें कर्म का भाव होता है। इसमें कर्म का अभाव होता है। इसीलिए अकर्मक धातुओं से ही अकर्मक धातु यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, अकर्मक मतलब कर्म रहित, यानी अकर्मक धातुओं से ही भाववाच्य हो जाए। देखिए संस्कृत का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हमको ध्यान में रखना होगा तो संस्कृत के प्रश्न आसानी से बन जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद से हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि भाववाच्य में ये सेंटेंस बेहतरीन हो जाए कि भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है। उसके बाद से छठवें नंबर पे हम देखेंगे तो क्रिया यानी अर्थात भाववाच्य में नित्य रूप से आत्मनेपदी धातु यूज होती है। आत्मनेपदी यानी कौन सी धातु यूज हो जाएगी, आत्मनेपदी हो जाएगी। ठीक, तो इस पूरे भाव का हम सारांश यदि हम एक लाइन में देखें, यदि पूरे ये सेंटेंसों का सारांश एक लाइन में देखें, यदि हम इसको यहाँ पे हम कर्ता
कर्म, उसके बाद से कर्म, उसके बाद से भाव। अब देखिए यहाँ पे यदि हम बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है, कर्म का भाव होता है, कर्म नहीं होता है। ठीक, भाव हमारा किसमें होता है, प्रथम पुरुष में, पहले में, यानी यहाँ पे कह सकते हैं प्रथम पुरुष और एक वचन में होता है सदैव। ठीक, और इसके अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीसरी विभक्ति हो जाएगी कर्म के अनुसार। ठीक ना, यानी भाव के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे लाइन का यही सारांश है, यानी भाव हमारे किस में होता है, सदैव। तो हमने बताया कि भाव, देखिए यहाँ समझ लीजिए, भाव का अर्थ क्या होता है, क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, भाव प्रधान होता है भाववाची वाक्य में। भाव में हमेशा एक वचन तथा प्रथम पुरुष का यूज होता है। उसके बाद से इस वाक्य में, भाववाची वाक्य में, जो हमारा सब्जेक्ट कर्ता होता है वो क्या होता है, तृतीय विभक्ति में होती है। भाववाच्य में कर्म का भाव होता है, किसका भाव होता है, तो कर्म का भाव होता है। और उसके बाद से हम बात करेंगे कि उसके बाद हम बात करेंगे कि इसलिए यहाँ पे अकर्मक रहित धातुओं से ही भाववाच्य होगा। ठीक, छठवें नंबर पे हम बात करेंगे कि क्रिया अर्थात भाववाच्य में नित्य रूप से क्या होता है, तो नित्य रूप से आत्मनेपदी होगा। और ये लाइन सबसे पूरे भाव का सारांश है। इसमें हमारा क्या होता है, कर्म का भाव होता है, यानी कर्म नहीं होता है। सब्जेक्ट हमारा किसमें होता है, तृतीय विभक्ति में होती है। और उसके बाद से भाव किसमें होता है, हमारा प्रथम पुरुष और एक वचन में होता है। तो पूरे भाव का, ये पूरे सभी लाइनों का एक सारांश हो गया क्या, कि सब्जेक्ट, कर्म और उसके बाद से भाव के बारे में हम देख लिए। अब इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण नियम है उसको देखेंगे और इसके बाद से वाच्य में परिवर्तन देखेंगे। ठीक, तो हम बात करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, वाच्य से संबंधित नियम। ये महत्वपूर्ण नियम है। देखिए पहला नियम क्या है कि वाच्य में परिवर्तन के प्रसंग में लिख लेंगे कि पहला पॉइंट क्या है कि वाच्य में परिवर्तन के प्रसंग में केवल हम कर्ता, कर्म और क्रिया में ही परिवर्तन हो जाए। किसमें परिवर्तन हो जाए, प्रसंग में केवल कर्ता, कर्म तथा भाव में परिवर्तन होगा। भाव में ही परिवर्तन होगा। उसके बाद से हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे नियम पे। लेकिन लेकिन यहाँ पे लेकिन में लिख लें, लेकिन
लेकिन करण संप्रदान अपादान अधिकरण तथा व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन करण संप्रदान संप्रदान अपादान और अधिकरण तथा अव्ययों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब में परिवर्तन होगा, लेकिन करण संप्रदान अपादान अधिकरण तथा अव्ययों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, दूसरे पॉइंट की हम बात कर लें तो जब वाक्य में ये वाक्य से संबंधित नियम वाक्य जब परिवर्तन करेंगे तो जब वाक्य में द्विकर्म दिया हो द्विकर्मक दिया हो तो हम क्या करेंगे, तो जो प्रथम कर्म या मुख्य कर्म है दिया हो तो उस स्थिति में हम मुख्य कर्म के साथ प्रथमा मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा शेष दूसरे कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी। कहने का मतलब जैसे क्या है कि सह गौ दुग्धम दुग्धि। जब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, ये जब इसमें दो टर्म दिया है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तीन ये दोनों टर्म हमारे चेंज हो जाएंगे, गौ और दूध। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, गौ और दूध, दुग्धम दुह्यते, ये इसका रूपांतरण हो जाएगा। कहने का मतलब कि नियम जो दोनों नियम है इसको देख लेंगे कि वाक्य में परिवर्तन के प्रसंग में केवल कर्ता कर्म तथा क्रिया भाव में ही परिवर्तन होगा। ठीक, लेकिन क्या है, लेकिन करण संप्रदान अपादान तथा अधिकरण तथा अव्ययों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, जब वाक्य में क्या दिया हो, द्विकर्म दिया हो तो उस स्थिति में
मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और शेष दूसरे कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट नियम की। तो देखिए तीसरे नंबर का जो नियम है, तीसरा नियम कहता है कि जब कर्तावाच्य के वाक्य में क्या है कि कर्ता वाच्य के वाक्य में कर्तावाच्य के वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। किसमें होती है? में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? तो प्रथमा विभक्ति होती है और इसी में जब हम पॉइंट देखेंगे तीसरा नंबर पे कि कर्मवाच्य के वाक्य में कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। किसमें? कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और यहीं पे जब हम तीसरी बात करेंगे तो भाववाच्य के वाक्य में भाव में प्रथम पुरुष तथा एक वचन होता है। उसके बाद से हम बात कर लेंगे चौथे नंबर पे। देखिए चौथे नंबर की हम बात कर लें तो कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो धातु रूप होते हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य के धातु भाववाच्य में धातु के लकार के अंतर्गत देखिए सेंटेंस है कर्म और भाव वाच्य में धातु के अंतर्गत लकार कौन कौन सा होता है? तो लट, लोट, लिंग, लिट, लट, लोट,
लिट, लिंड, उसके बाद से विधलिंग, विधलिंग, और उसके बाद से लिट, लट, लट, लिट, लोट, लट, लिट, लन, लट, लट, लिट, लिट, लन, लोट, और कितना आ गया विधलिंग, 5 नाम। लकार में, लकार में ये धातु और प्रत्यय के बीच, धातु और प्रत्यय के बीच में एक लग जाता है। इसको धातु और प्रत्यय के बीच में क्या लग जाता है, धातु और प्रत्यय के बीच में यट लग जाता है। और यहाँ पे ट संज्ञा छोड़कर यह शेष बच जाता है। क्या हो जाता है, हाँ, यट लग जाता है और यट का यह शेष बच जाता है, यट का यह शेष जैसे में हम बात कर लेंगे। देखिए कहने का मतलब क्या है, पठ्यते, हस्यते, उसके बाद से है पीयते। देखिए कहने का मतलब क्या है, यहां से समझिए। पहले कर्तावाच्य के वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति यूज होती है, जब कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति यूज होगी, और भाववाच्य के वाक्य में भाव में प्रथम पुरुष तथा एक वचन का सर्वदा प्रयोग होता है। उसके बाद से चौथा नियम हमारा क्या कहता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में, किसमें, कर्मवाच्य और भाववाच्य में धातु के अंतर्गत जो लकार होते हैं, लट, लोट, लिंग, लिट, विधलिंग, लकार में धातु और प्रत्यय के बीच में, धातु और प्रत्यय के बीच में एक संयोजन होता है, और उसमें कौन सा प्रत्यय लग जाता है, यट प्रत्यय लग जाता है। जब धातु और प्रत्यय के बीच में यट लग जाता है तो यट का क्या से, यहाँ से जो ट है वो क्या हो जाता है हमारा, इत संज्ञक हो जाता है, इत संज्ञक वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण है, और यहाँ पे यह क्या हो जाता है हमारा, शेष बच जाता है। जैसे में पठ्यते, हस्यते और पीयते, ठीक ना, ये एग्जाम्पल है। इसके बाद से हम चौथे नियम की बात करेंगे, पांचवें नियम की बात कर लें लास्ट। तो हम पांचवा नियम देखेंगे कि धातु का रूप धातु रूप कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, धातु का रूप कर्मवाच्य में कर्मवाच्य तथा वाच्य में सदैव
आत्मने पदी। आत्मनेपदी रूप में चलता है, इसलिए इसलिए कर्मवाच्य और भाववाच्य भाववाच्य वाच्य यानी क्रिया में धातु के अंत में यते या यन्ते यन्ते लगा होता है, यही इसकी पहचान है। देखिए, धातु का जो रूप होता है, धातु का रूप कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में सदैव किसमें रूप में चलता है? आत्मनेपदी रूप में चलता है। और इसलिए कर्मवाच्य और भाववाच्य के क्रिया में धातु के अंत में हम देखेंगे तो यते, कौन सा? यते और यन्ते, यानी कौन सा? यते और यन्ते लगा होता है, यही इसकी पहचान है। जैसे में हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे अभी हम जैसे बताए ना, जैसे में पठ यते, देखिए यहाँ पे क्या लगा है, तो यहाँ पे यते लगा है कि नहीं लगा? यहाँ पे यहीं पे या तो यंते भी हो सकता है, नहीं यहाँ पे नहीं, तो मतलब या तो यंते लगा होगा या तो क्या हो जाएगा, यते लगा होगा, यही इसकी पहचान है। ठीक ना? उसके बाद से हम बात कर लेंगे वाच्य में परिवर्तन के नियम थे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे वाच्य में परिवर्तन। ये बहुत मेन पॉइंट है जिसको परीक्षा में पूछा जाता है, तो इतनी बातें हम देख लेंगे कि परीक्षा में देखिए वाच्य में परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन की बात कर ले तो वाच्य परिवर्तन दो तरह से होता है। जैसे देखिए, एक होता है कृतवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन। कृतवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन और कर्मवाच्य का कृतवाच्य में, दोनों का आपस में परिवर्तन होता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि आपस में ये दोनों क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। और दूसरा हमको क्या देखना है कि कृतवाच्य का परिवर्तन किसमें होता है? ये भाववाच्य में होता है। और भाववाच्य का परिवर्तन किसमें होता है? तो कृतवाच्य में होता है। मतलब ये दोनों का आपस में क्या होता है, तो यहाँ पे परिवर्तन होता है। इस चीज को हम ध्यान में देंगे। इतनी बातें महत्वपूर्ण है।
यानी वाच्य में परिवर्तन करेंगे तो कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, या सेंटेंस दिया रहेगा बदलने के लिए, या कर्मवाच्य को कृतवाच्य में बदलने के लिए सेंटेंस दिया रहेगा। ठीक, उसी प्रकार कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलना होगा और भाववाच्य को कृतवाच्य में। ठीक ना। अब इसके लिए हम पहले नियम देख लेते हैं कि कृतवाच्य और कर्मवाच्य में परिवर्तन। चलिए यही देख लेते हैं। कृतवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन, यहाँ पे हम पहला लेके चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले में हम क्या देखेंगे परिवर्तन के तौर पे। देखिए कृतवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे कृतवाच्य और यहाँ लिख लेंगे कर्मवाच्य। देखिए समझने के लिए हम बहुत ही डिटेल से तोड़कर बता रहे हैं। तो कृतवाच्य में पहला हम बातें क्या जानते हैं कि कृतवाच्य में इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी? अब देखिए यहां से हम लिख रहे हैं कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है कर्म में क्या हो जाएगा, तो कर्म में तो फिर जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता में क्या हो जाएगा, तो कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति? कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे जो कर्म होता है, कर्म में द्वितीया विभक्ति, कृतवाच्य के वाक्य में कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है और यहाँ पे कर्म में जब इसको हम बदलेंगे तो कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। उसके बाद से हम बात करेंगे कि तीसरे नंबर पे कि यहाँ पे जो भाव होता है यानी कर्ता में क्रिया का रूप देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम वाच्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है। यहाँ पे
यहाँ पे लिख लेंगे कि तो कर्मवाच्य में क्रिया का स्वरूप कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होगी। क्रिया कर्म के अनुसार होगी, यानी कहने का मतलब देखिए, जब हम क्रियावाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या क्या परिवर्तन हो जाए कि कर्ता में यदि प्रथमा विभक्ति है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक, यदि कर्म कृतवाच्य में के कर्म में द्वितीय विभक्ति है तो यहाँ कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक, यदि कृतवाच्य के क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार होता है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य में जो वर्ब हमारा भाव होगा वो किसके अनुसार हो जाएगा, तो कर्म के अनुसार हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें महत्वपूर्ण थी। अब जैसे हम एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे में हम यह समझ लें कि स पुस्तकम पठति, ये हमारा किसमें है, तो ये कृतवाच्य में है। ठीक, अब इसका हमको भाववाच्य में बदलना है तो तेन, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये चेंजिंग हो जाएगा, तेन पुस्तकम पठ्यते। देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बोल स था तो यहाँ पे तेन हो गया, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट तो प्रथमा विभक्ति में पुस्तकम ही होगा, और पठ्यति जो भाव था यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार था, यहाँ पे जो भाव है यानी वर्ब है हमारा, क्रिया है, ये किसके अनुसार है, तो कर्म के अनुसार है। ठीक, इतनी बातें आप समझ लिए होंगे, आप समझ लिए। अब इसके बाद से हम बात करेंगे एक ड्राइंग के बारे में, जिसको हम बता दे रहे हैं। देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम समझा दे रहे हैं यहीं पे। देखिए, एक इसका नियम है। ठीक, देखिए हम देखिए इस पूरे सारांश का ये नियम है। तो पूरे सारांश का ये जो रूल है, यहाँ पे हम बताएंगे कि जैसे मान लीजिए हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे क्या चीज, जब हमारा सेंटेंस किस में हो, तो कृतवाच्य में हो, और हम बदलना किस में था हमको, कर्मवाच्य में। ठीक, देखिए यहाँ पे आसानी से हम समझ सकते हैं। तो कृतवाच्य में हमारा जो कर्ता था यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से हमारा क्या है, भाव यानी क्रिया। ठीक, अब देखिए इसमें कर्म में भी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। अब इस चीज को समझना होगा। देखिए, कि कर्ता हमारा जब इसमें था तो पहली विभक्ति में था संकेत यहाँ पे, और कर्म क्या था, दूसरी विभक्ति में था, और भाव किसमें था, ये पहली विभक्ति यानी यहाँ पे किसके अनुसार था,
तो यहाँ पे हम देखे थे कि ये कर्ता के अनुसार था। यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि यहाँ पे जो है कर्म में जब हम चेंज करेंगे तो हमने बताया हूं कि क्या कर्ता किस में हो जाएगा, तृतीया विभक्ति में। ये तीसरे में हो जाएगा। कर्म हमारा प्रधान है तो पहले में हो जाएगा। और यहाँ पे भाववाच्य है, ये किसके अनुसार हो जाएगा, तो कर्म के अनुसार हो जाएगा। यहाँ पे किसके अनुसार, तो कर्म के अनुसार। यही पूरे सभी लाइन का सेंटेंस है, इसी के अनुसार आप बदल लेंगे। तो देखिए, जब हम कृतवाच्य था तो भाववाच्य हमारा किसके अनुसार था, कर्ता के अनुसार था। लेकिन अब हमारा कर्मवाच्य बदलेंगे तो हमारा किसके अनुसार हो जाएगा, तो कर्म के अनुसार भाववाच्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से इस कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी, तो सॉरी, कर्मवाच्य में ये कर्म दूसरा, कर्तावाच्य में कर्म दूसरा विभक्ति में था, तो कर्मवाच्य में किसमें हो जाए, कृतवाच्य में कर्म जो है वो दूसरा विभक्ति में था, तो इसमें किसमें हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति में। और कृतवाच्य में जो सब्जेक्ट था वो किसमें था, पहली विभक्ति में, तो ये किसमें हो जाएगा, तीसरी विभक्ति में। ठीक, और यहाँ पे हम देख लेंगे कि भाव जो किसके अनुसार होगा, वो किसके अनुसार हो जाएगा, हमारा कर्म के अनुसार हो जाएगा। तो इतनी ये पूरे लाइन का सारांश है। इस चीज को आप, इस डायग्राम को आप ध्यान से रखेंगे। इस डायग्राम को आप जब ध्यान से रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो आपको सेंटेंस जो वाच्य परिवर्तन का सेंटेंस होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें ये महत्वपूर्ण थी। अब हम इसी तरफ, इसमें यदि परिवर्तन करना होगा, उल्टा थोड़ा सा देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब यदि हम इसी कंसेप्ट को अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे, देखिए हमने बताया था कि यहाँ पे हमारा जब कर्मवाच्य होगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कीर्तिवाच्य। यहाँ पे कर्ता, कर्म, भाव यानी क्रिया। यहाँ पे हमने बताया था आपको कर्ता, कर्म, भाव, क्रिया। देखिए, कर्मवाच्य में आपने पढ़ा था कि कर्ता तीसरी विभक्ति में होगी, कर्म पहले में होगा, और ये भी पहले में हो जाएगा। किसके अनुसार, तो यहाँ पे कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार रहेगा। तो यहाँ पे हम जब इस वाक्य को इसमें चेंज करना है कीर्तिवाच्य में, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कर्ता हमारे पहले में हो जाएगा, कर्म किसमें में हो जाएगा, ये दूसरे में हो जाएगा, और भाववाच्य हमारा फिर पहले में आ जाएगा। यानी पहले का मतलब कि प्रथम पुरुष और एक वचन में आ जाएगा। यानी किसके अनुसार, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। देखिए, यहाँ पे हम समझ लेंगे कि कर्मवाच्य है और एक कीर्तिवाच्य है, कृतवाच्य है। तो कृतवाच्य को हम जब देखेंगे, यहाँ पे कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलना है, तो कीर्तिवाच्य में जो सेंटेंस होगा उसमें कर्ता तीसरी विभक्ति में होगी, कर्म पहली विभक्ति में, और ये कर्म के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाव रहेगा। ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब इसे हम कीर्तिवाच्य
कृतवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कर्ता हमारा यहाँ से चेंज हो जाए, किसमें आ जाएगा, पहली विभक्ति में हो जाएगा। कर्म किसमें हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे पहला विभक्ति में था, यहाँ पे दूसरी विभक्ति में हो जाएगा। और भाववाच्य इसमें किसके अनुसार हो जाएगा, तो भाववाच्य यहाँ पे हमारा कर्ता के अनुसार जाएगा। तो इतना कंसेप्ट ये आप क्लियर रहेंगे तो आप आसानी से भाव में परिवर्तित किसी का रहे कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन कर लेंगे। ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको कंसेप्ट, ये विभक्ति है, ये तीसरी पहली विभक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एक लास्ट का, कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। देखिए, भाववाच्य में जब हम परिवर्तन करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां समझ लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, यहाँ पे कर्म, और यहाँ पे भाववाच्य। देखिए, कर्ता में क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति होती है, कौन सी, तृतीया। यहाँ कर्म का भाव रहता है, अर्थात कर्म नहीं होता है। और भाववाच्य में प्रथम पुरुष और एक वचन में होती है। ठीक, भाववाच्य किसमें होता है, देखिए कहने का मतलब क्या है कि कर्ता में तृतीय विभक्ति रहेगा, जब कर्म का भाव हो जाएगा इसमें परिवर्तित करेंगे तो और उसके बाद से भाववाच्य में प्रथम पुरुष और एक वचन यूज हो जाएगी, यूज होगी। ठीक, तो इसका हम डायग्राम यदि बनाते हैं तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे यदि कर्ता, कर्म, भाव यानी क्रिया। देखिए, कर्ता में यदि तीसरी विभक्ति हो, कर्म का भाव हो और भाव में एक 1 P और 1 N, यानी P में क्या हो जाएगा, पुरुष, और N मीन्स नंबर यानी वचन। ठीक, तो यही पे इंडिकेट ये हो जाएगा। देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। यदि कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, और भाववाच्य में क्या हो जाएगा, वन, प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष और एक वचन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से हम जैसे हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि छात्र क्रीडति यानी छात्र खेलते हैं, तो इसका जब हम परिवर्तन करेंगे तो क्या बन जाएगा, भाववाच्य में तो छात्रेण क्रीडयते इसका हो जाएगा। ठीक, अब हम लास्ट बात करेंगे कि देखिए, इतनी बातें हो गई महत्वपूर्ण। अब हम बात करेंगे लास्ट यहाँ से
भाववाच्य से कृतवाच्य में भाववाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन। तो भाववाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन का मतलब क्या हो जाएगा कि कर्ता में कर्म और यहाँ पे भाव, तो कर्ता में क्या हो जाएगा हमारा प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, कर्म अभाव रहेगा, और भाववाच्य में प्रथम पुरुष और उसके बाद से एक वचन का प्रयोग होगा। देखिए इतनी बातें महत्वपूर्ण थी कि भाववाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति यानी एक वचन, और यहाँ पे ये कुछ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे प्रथम पुरुष हो जाएगा। ठीक। तो ये भाववाच्य से कृतवाच्य में जब परिवर्तन कर लेंगे तो यहाँ पे जो भाव हो जाएगा ये किसके अनुसार हो जाएगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। तो यही सब महत्वपूर्ण रूल थे। देखिए इस वीडियो में हमने वाच्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे उनके बारे में मैंने चर्चा किया। आप जब इस पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे एक बार, तो जो प्रैक्टिस सेट में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं आप उनको हल करके देखिएगा, आप आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।